नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक का आज दूसरा दिन। चुनावी नुकसान के बाद मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने दिया अहम टास्क। बोले, मन छोटा करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी तेज। ताबड़तोड़ बैठकें जारी, हटाए जा सकते हैं मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम। स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खुल सकती है किस्मत। ममता बनर्जी के आरोपों पर दो खेमों में बटी कांग्रेस। जयराम रमेश ने की निंदा तो अधीर रंजन ने सीएम ममता को घेरा। कहा, झूठ बोल रही है ममता। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत। हादसे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। छात्रों ने किया जमकर विरोध। एलजी बोले, दोषियों को जरूर मिलेगी सजा। 17 अगस्त से बिहार दौरे पर रहेंगे तेजस्वी यादव। ब्लूप्रिंट तैयार, सीएम नीतीश कुमार को घेरने का बनाया प्लान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली में बीजेपी के महामंथन की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में खराब रहा। जो उम्मीदें बीजेपी को थी, वो उम्मीद चुनाव नतीजों में नहीं मिली, जिसको लेकर दिल्ली में महामंथन हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 2 दिनों तक बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। पहले दिन की ये बैठक 3.5 घंटे तक चली थी, तो वहीं आज भी बैठक काफी लंबी हुई। इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और एनडीए शासित 3 राज्यों के सभी उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को खास सुझाव दिए हैं। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर कहा कि मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया है। 2 दिनों तक लगातार पीएम मोदी ने बैठक की है। क्या कुछ हुआ है बैठक में और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को क्या सलाह और संदेश दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है, जो मीटिंग्स की डिटेल्स आ रही है, इट्स लाइक काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों का परिषद, एक अलग इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, वहां 2 दिन तक ये कोई चुनाव में सीटें कम आई उसको लेकर के चिंता नहीं की जा रही है। अजीब काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री का। इन लोगों को यह टास्क दिया गया था कि जो कोई भी एक योजना जो सबसे बेहतर तरीके से आप अपने राज्य में चला रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन दें कि आप कैसे इन योजनाओं को लागू कर रहे हो, क्या क्या चुनौतियां आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, कैसे आपने बड़े ही इनोवेटिव तरीके से क्या क्या इनोवेशन किया, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी, जनता और अपने नेताओं को उन परियोजनाओं में संलग्न किया, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो हर राज्य से अलग अलग योजनाओं को जो अमल में लाया गया है, उसकी खूबियों को बताया जा रहा है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ जो मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी होते हैं, कि ये बड़ा ही फ्रूटफुल, ये 2 दिन की जो बैठक चल रही है, बहुत ही फ्रूटफुल हुआ है कि सारे लोग उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। और इससे गवर्नेंस, यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। राजनीति वो प्रायोरिटी नहीं होती। गवर्नेंस, विकास, कैसे हम आपस में एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे का अनुकरण करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये 2 दिन की पूरी कवायद इसी चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन दिया,
बिहार में सम्राट चौधरी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कि जो बालू माफिया है कैसे उसको कंट्रोल और बालू के पूरे बिजनेस को कैसे सिस्टमेटाइज किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक अनोखा एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरह से जो है गवर्नेंस को लेकर के जागरूकता बढ़ेगी। तो लगातार बैठक का आज दूसरा दिन था और सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश को लेकर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा के दौर से गुजर रहे बीजेपी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बार के दिल्ली दौरे में बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक मौजूदा दोनों उप मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, मतलब मौजूदा दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पर कतरे जाने की तैयारी है। नए उप मुख्यमंत्रियों में स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम की चर्चा है। इससे ओवैसी और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा और उम्मीद है बहुत जल्द बड़ा धमाका उत्तर प्रदेश को लेकर देखने को मिल सकता है। क्या मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम का पत्ता कटेगा? देखिए, हम लोग लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, इनडिसिप्लिन नहीं। ये मौर्य साहब, इन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, इनको कहा गया भाई मुंह बंद रखो, फिर भी वो बयानबाजी कर रहे थे। आपको कहा गया भाई आप चुनाव में लड़िए, आप मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे। आप मुख्यमंत्री कोई रिव्यू मीटिंग बुला रहे हैं और आप उसमें अनुपस्थित रहेंगे। आपको आरएसएस ने मना किया, आपको बीएसपी ने मना किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपको डांट फटकार करके वापस भेजा गया। यहां तक की घोषणा कर दी गई कि योगी आदित्यनाथ 2027 अभी तो रहेंगे ही, 2027 में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो यहां तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं थी, फिर भी आप लगे पड़े हुए हो। तो कभी निषाद से बयान दिलवा रहे हो, कहीं उससे बयान दिलवा रहे हो, एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हो, मामले को डिस्टेबलाइज करने की आपने कोशिश की, आपका पत्ता साफ। ये दोनों उप मुख्यमंत्री की छुट्टी और दो नए नाम जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये 15 अगस्त समय या फिर ज्यादा से ज्यादा ये जो 10 सीटों के ऊपर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। जी, अब बात करते हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। नीति आयोग की बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया और बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि ममता के इस आरोपों को नीति आयोग और मोदी सरकार खारिज कर चुकी है, पर ममता के बयान पर अब कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के इस आरोप को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आया है, जहां एक और जयराम रमेश ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी से ईर्ष्या करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में मिलते महत्व से ममता बनर्जी जलन महसूस कर रही है। ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो अलग अलग राय क्यों? देखिए, कंफ्यूजन और कांग्रेस पार्टी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ममता को लेकर के क्या इनकी अपनी रणनीति है। और ये जयराम रमेश ये कौन है? ये कोई लीडर थोड़ी है, ये तो मैनेजर है, मीडिया मैनेज करता है। पहले गांधी परिवार की उसको गुलामी कह सकते हैं, वो अधीर रंजन चौधरी लीडर है। जयराम रमेश को वोट नहीं मांगना है, संगठन नहीं चलाना है, उसको राहुल गांधी का बस, उसके अलावा कोई उसकी और कोई उसको जरूरत नहीं किसी चीज को करने के लिए। लेकिन जो लीडर जमीन पे काम कर रहे हैं, जैसे आप देखिए पंजाब है, ये जयराम रमेश, ये राहुल गांधी, ये आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, ये दिल्ली में इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए चले जाते हैं पिछलग्गू बन के। लेकिन पंजाब में क्या होता है? पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लोग गालियां देते हैं, ये कंफ्यूज्ड आदमी है राहुल गांधी, और जयराम रमेश जो है पथभ्रष्ट कर रहा है। दिल्ली में क्या हुआ? कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी? क्यों?
राहुल गांधी ने गठबंधन कर लिया। भाई जिस पार्टी ने तुम्हें गाली गलौज करके, तुम्हें भ्रष्टाचारी बता करके तुम्हारी पूरी नींव हिला दी, तुम उसकी चमचागिरी करने के लिए पहुंच जा रहे हो। तो आप देखिए दिल्ली के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और जो जयराम रमेश और राहुल गांधी जैसे लोग हैं, वो केजरीवाल पे भी कंफ्यूजन होता है। अब नया मामला ये आया है कि नीति आयोग से वो बाहर निकली, तो देखिए वो तो झूठ बोल रही है, ये तो खुलासा हो गया। उनकी ही पार्टी के लोग बता रहे भाई ये स्ट्रेटजी के तहत इन लोगों ने काम किया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो झूठी है और कंफ्यूज्ड ब्रिगेड का सबसे बड़ा सरताज जयराम रमेश कह रहा है कि नहीं। दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी को बस एक ही चीज, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी को गाली दो। मोदी को गाली देने के लिए गधे को भी बाप कहने को तैयार है। इनको दिख नहीं रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन के अंदर ही कॉर्नर कर रही है। वो इंडी गठबंधन के अंदर ही एक अलग गठबंधन, एक अलग गुट बना रही है जिसको लीड करना चाह रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि मोदी विरोध के, उसको कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स मोदी, इट हैज ब्लाइंडेड कांग्रेस पार्टी। अंधे हो चुके हैं ये लोग, और इसलिए जो जमीन का नेता है और जो दिल्ली में बैठ करके जो मैनेजर का काम करता है, उसके विचारों में डिफरेंस होता है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे की। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की जान चली गई। इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी से इस्तीफा मांगा है। इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है। वहीं इस हादसे के बाद छात्रों ने राजेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन भी किया और बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर के बाहर धरने पर जुटे हुए हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल भी मौके पर पहुंची, तो वहीं एलजी ने हादसे की रिपोर्ट तलब की है और सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कल शाम को जब ये हादसे की खबर आई, तब से ही राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें किसको दोषी माना जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी से। वाटर लॉगिंग दिल्ली में पहले भी होता था, किसी की मौत हुई थी क्या? क्या हर साल इस तरह की घटना घटती है जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम क्या करें? ये इतने बातूनी किस्म के नौटंकीबाज, पार्टी के नौटंकीबाज नेता हैं ये लोग कि ये कभी जिम्मेदारी लेंगे नहीं। इतने कायर हैं ये लोग। झूठ वो तो इनके डीएनए के अंदर घुसा हुआ है। मुंह खोलते ही झूठ की बदबू इनके मुंह से निकलती है। इसका बड़ा नेता हो जो जेल के अंदर में तिहाड़ी बना हुआ हो या छोटा कार्यकर्ता, भाई कुछ तो शर्म करो। एमसीडी भी अब तुम्हारे पास है। अगर एमसीडी अभी बीजेपी के पास होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माथा उठा लिया होता पूरी दुनिया को अपने सिर पे कि भाई बीजेपी वाले ने मार दिया। ये हत्यारे हैं। जिम्मेदारी सरकार की होगी, एमसीडी की होगी, दिल्ली सरकार की होगी। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में एक लड़का, यही आईएएस एस्पिरेंट, वो करंट से मर गया। भाई तार क्यों खुला हुआ है बाहर? या कोचिंग क्लास के अंदर लोग मारे गए। एक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने माने वाहियात किस्म के लोग दिल्ली को चला रहे हैं। राजनीतिक पहलू उसका अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू। भाई आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? भाई मकान मालिक को, कोचिंग वाले को पकड़ के जेल में डाल देने से क्या हो जाएगा? रिस्पांसिबिलिटी तय हो जाएगी। उन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी है सिर्फ कि वो लाइब्रेरी क्यों बेसमेंट में बना रखा था। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, पानी नीचे गया कैसे? क्यों पानी नीचे गया? इसके लिए तो अधिकारी और सरकार जिम्मेदार है। 4 दिन से वहां पे ऐसे वाटर लॉगिंग था। अब राहुल गांधी
देखिए वो किस तरह के इनसेंसिटिव लोग हैं। मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, मुंह से नाम तक नहीं ले पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये दोनों भाई बहन ट्वीट कर रहे हैं इशारों में। अचानक से आज फिलोसफर हो गया राहुल गांधी कि सिस्टम ये है तो वो है। भाई सीधा सीधा नाम लो। तो ये सब देखिए राजनीतिक पार्टियों से अब उम्मीद लोगों का उठ तो पहले से ही गया था, और इस तरह की घटनाओं में जहां छोटे छोटे बच्चे आईएएस एस्पिरेंट्स जो घर छोड़ के दिल्ली में मेहनत करने के लिए कोचिंग क्लास और कितना कष्ट उठा करके ये लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों की जब मौत होती है और उसके ऊपर भी ये बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति करते हैं, इससे घटिया बर्ताव नहीं हो सकता। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव 17 अगस्त से अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार समेत कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते नजर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव का बिहार भ्रमण क्या नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ाएगा? देखिए बिहार में 2-3 चीजें हो रही हैं। बताया जा रहा है 15 अगस्त को प्रशांत किशोर भी फॉर्मली अपनी पार्टी ये जन स्वराज पार्टी का जो है वो उसकी घोषणा करेंगे जी। उधर तेजस्वी यादव वो यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो केंद्र में बना ली, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पोजीशन वीक हो रहा है। संगठन वीक हो गया। कितनी जगह पे आप चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ इनस्टेबल हो गया है। न क्लियर कट लीडरशिप है, न क्लियर कट आइडियोलॉजी है, न क्लियर कट डायरेक्शन है, न क्लियर कट संगठन है, न क्लियर कट चुनाव लेकर के कोई रणनीति समझ में आ रही है। लेकिन ये जो 2 चुनौती आने वाली है, तेजस्वी यादव बिना किसी डाउट के ये कहना पड़ेगा कि बिहार के युवाओं में उनकी पकड़ है। कारण कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि लोग तेजस्वी यादव में एक अच्छा लीडर देख रहे हैं और देख पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास उनको चुनौती देने लायक कोई लीडर नहीं है। ये आज की हकीकत है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा यही जो दिल्ली में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोर वोटर्स जो है शुरुआती दौर में वो अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था। वही हिसाब किताब ये प्रशांत किशोर के जन स्वराज के तहत होगा। ये यात्रा करेंगे, बाकी लोग यात्रा का प्लान करेंगे, बाकी लोग यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर पूरे बिहार में वो गांव-गांव हजारों किलोमीटर जो है वो टहल चुके हैं पैदल। वो राहुल गांधी वाला यात्रा नहीं कि बस में बैठ के गुजर रहे हैं, ये गांव-गांव वॉक करके गए हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो बिहार के राजनीति में एक नया बदलाव आएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि इसको समझना और जानना पड़ेगा कि आखिर बिहार के ग्राउंड में क्या चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।